आज हम फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली या दक्षिण भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी को देखा जाए तो ये कृषि, आर्थिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कावेरी नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो आज चर्चा हम करेंगे कावेरी नदी की। इसकी अगर हम उद्गम की बात करें, ओरिजिन की बात करें तो ये नदी कर्नाटक का एक कोडागु जिला है, जिसको कुर्ग जिला भी कहते हैं, कि चेरांगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से, जो पश्चिमी घाट पर्वत का ही भाग है, ताल कावेरी से निकलती है। और जहाँ से नदी निकलती है वहाँ लगभग ऊंचाई लगभग 1341 मीटर से ये नदी निकलती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने तक इसकी जो लंबाई है, यानी कावेरी की जो कुल लंबाई है, वो लगभग 800 किलोमीटर है। बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे दक्षिण भारत का उद्यान कहा जाता है, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। कावेरी बेसिन का अगर विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में है, लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर में। ये ध्यान दीजिएगा, जो कावेरी नदी है ये जब दो राज्यों में जाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन अगर इसके बेसिन की बात किया जाए, इसके सहायक नदियाँ भी जहाँ से निकलती हैं, तो पुडुचेरी और केरल में भी इसके बेसिन का विस्तार है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कावेरी बेसिन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पश्चिमी घाट जहाँ से नदी का उद्गम होता है, मैसूर का पठार यानी ये मध्यवर्ती भाग है, और डेल्टा वाला भाग जहाँ पे नदी ये गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग जो तमिलनाडु क्षेत्र में है। डेल्टा बेसिन जो है इसका सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, यानी जो कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है, यहाँ पे इस डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जब इसके नदी बेसिन में देखा जाए तो लाल मिट्टी भी मिलती है, लेटेराइट मिट्टी भी मिलती है, लेकिन जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये बहुत ही उपजाऊ है और इसीलिए इसको हम लोग, चूँकि चावल की खेती इस डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसको डेल्टा क्षेत्र को, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र को तमिलनाडु का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। यदि हम कावेरी नदी में देखें पानी कैसा आता है, तो इसमें जो अधिकांश पानी है, ये जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो गर्मियों में होता है उसका पानी होता है। इसके अलावा कुछ वर्षा यहाँ पे लौटते हुए मानसून से ठंडियों में भी होती है, खासकर इसके डेल्टाई क्षेत्र में। इसलिए कावेरी नदी लगभग पूरे साल बारहमासी बनी रहती है, यानी पूरे साल लगभग इसमें पानी का प्रवाह होता रहता है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियाँ, अन्य नदियाँ हैं, वो मौसमी प्रकार की हैं, जब पानी बरसता है तभी उसमें पानी रहता है। लेकिन कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें पूरे वर्ष लगभग पानी रहता है, क्योंकि इसको लौटते हुए मानसून से वर्षा, यानी दक्षिणी पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त होता है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी गर्मियों भी वर्षा इसको प्राप्त होता रहता है, यानी पूरे साल लगभग इसको वर्षा मिलता रहता है। इसीलिए सिंचाई और जल विद्युत निर्माण और मत्स्य पालन के लिए यह नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा। अब हम देखें यहाँ का जो शिव समुद्रम झरना है, वाटरफॉल है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 100 मीटर है, बरसात में इसकी जो चौड़ाई 300 मीटर हो जाती है। और इस झरने पर जो बने बिजली से, इस जो डैम बना के बिजली बनाई गई है, वो इससे मैसूर, बंगलुरु तथा कोलार गोल्ड, जैसा हम लोग जानते हैं, जो कोलार गोल्ड फील्ड है, ये कर्नाटक का सोना उत्पादन की, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो खदान है, माइन है, यहाँ से निकाला जाता है। वहाँ विद्युत की आपूर्ति होती है, लाइट की आपूर्ति होती है। शिव समुद्रम जो है कर्नाटक राज्य में है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 101 मीटर है। और यहीं से, यानी शिव समुद्रम के बाद ये जो नदी है कावेरी नदी तमिलनाडु के मैदानी भाग में उतरती है। और शिव समुद्रम में ये नदी क्या होती है, 2 भागों में भी बंट जाती है। कावेरी का एक प्राचीन नाम जो तमिल साहित्य में मिलता है, पुन्नी कहा गया। पुन्नी का मतलब होता है सोना, यानी पुन्नी नदी, सोने की नदी। नीलगिरी पर्वत जो है ये कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है, यानी इसके जो उत्तर वाला भाग है, यानी नीलगिरी के उत्तर में कर्नाटक का पठार कहा जाता है और दक्षिण में तमिलनाडु का पठार। इस प्रकार जो नीलगिरी पर्वत है इसको 2 भागों में इसके बेसिन को बांटता है। उत्तरी भाग को कर्नाटक का पठार और दक्षिणी भाग को तमिलनाडु का पठार कहा जाता है। श्रीरंगम स्थल जो ये आदिरंगम है से कावेरी 2 धाराओं में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है। और इन 2 धाराओं के मध्य 3 द्वीपों का निर्माण हुआ है, 3 आइलैंड का निर्माण हुआ है। इसको थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग याद भी करिएगा। जैसे जो 3 द्वीप बनाती है कावेरी नदी, वो श्रीरंगम है जिसको आदिरंगम कहा जाता है, और मध्यरंगम तथा अंतरंगम, यानी जो 3 द्वीप है, श्रीरंगम जिसका एक अन्य नाम है आदिरंगम, मध्यरंगम तथा अंतरंगम, यानी कावेरी नदी द्वारा निर्मित ये 3 द्वीप हैं। और ये इसके 2 धाराओं में बटने के कारण होता है, यानी 2 धाराएं बटती हैं फिर पुनः जाके मिल जाती हैं, इस कारण द्वीपों का निर्माण हो जाता है। और जो कावेरी पट्टनम के पास ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुछ जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अगर हम लोग देखें
तो हेमवती है, अमरावती है, भवानी है, हारंगी है, आदि नदी है जो इसकी सहायक नदियां हैं, हेमवती, अमरावती, भवानी और हारंगी नदी है। तो इसके अलावा हम आप लोग को कुछ नदियों की लिस्ट इसमें दिए भी हैं। अभी आप लोग को थोड़ा सा पक्षी बिहार का चित्र आप लोग को दिखाया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग आपसे आगे करेंगे। एक पौराणिक जो कथा है, धार्मिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार कावेरी नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत धार्मिक और ऐतिहासिक नदी है, धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की नदी है। तो ये एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जो कावेरी नदी का है, जो नदी को जो एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि अगस्त्य, कावेरी नदी को कैलाश पर्वत से लाए। ऐसा मान्यता है कि दक्षिणी भारत में भयंकर सूखा पड़ा एक समय, तो अगस्त्य ऋषि थे इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा के पास गए कि सूखा का समस्या किस प्रकार हो। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा यदि कैलाश पर्वत का बर्फीला पानी लाया जाए, जल लाया जाए दक्षिण में कैलाश पर्वत से, जैसा हम लोग जानते हैं कैलाश पर्वत वर्तमान में तिब्बत चाइना में है और शंकर जी का निवास स्थान भी है, तो नदी का उद्गम हो सकता है दक्षिण भारत में, जिससे इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। अगस्त्य ऋषि ने ऐसा ही किया, जिससे कावेरी नदी की उत्पत्ति हुई कहा जाता है। इसमें भगवान गणेश ने भी सहयोग किया। और चोल काल में कावेरी के मुहाने पे एक प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार बना हुआ करता था, जो व्यापार और व्यवसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो धार्मिक मान्यता ये है, हम लोग को थोड़ा जानना भी चाहिए इसको। कावेरी नदी पर बने प्रमुख जो बांध हैं, कई बांध बने हैं, लेकिन जो इसमें प्रमुख बांध हैं, डैम हैं, उसमें एक है कृष्णा राज सागर डैम, ये कर्नाटक राज्य में मैसूर के पास है और ये 1924 में बना था। इसके अलावा एक मेट्टूर बांध है, ये कावेरी नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, कई बांधों में सबसे बड़ा मेट्टूर बांध है। ये तमिलनाडु के सेलम जिले के पास है और इसका निर्माण 1934 में किया गया था। अगर हम लोग देखें कुछ जलप्रपातों की बात किया जाए, कुछ वाटरफॉल्स की बात किया जाए कि कावेरी नदी पर जो स्थित हैं, तो ये है शिव समुद्रम, जिसकी हम चर्चा भी करे थे। शिव समुद्रम है, ये मांड्या जिला है कर्नाटक का, वहाँ पे है। और भारत का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो लगाया गया लाइट बनाने का, बिजली बनाने का, 1902 में यहीं पर शुरू हुआ था, शिव समुद्रम में ही शुरू हुआ था। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक है होगनगल जलप्रपात है, वाटरफॉल है, एक धर्मपुरी जिला है तमिलनाडु में और वहाँ पे पड़ता है। इसको भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो नियाग्रा वाटरफॉल्स है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है और विद्युत निर्माण को, लाइट निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे क्या है कि नौका विहार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, होगनगल जो जलप्रपात है। एक और यहाँ का है मेघदातु जलप्रपात है, ये रामनगर जिला है जो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे ये पड़ता है मेघदातु जलप्रपात। तो 3 जलप्रपात इसके ज़्यादा प्रमुख हैं। यदि बहुत से जलप्रपात हैं कावेरी नदी पे, उसमें शिव समुद्रम, होगनगल और मेघदातु जलप्रपात। कावेरी नदी तट पर कई शहर भी स्थित हैं, जिसमें एक मैसूर है, कर्नाटक का शहर है। जैसा जानते हैं कि मैसूर का संबंध टीपू सुल्तान से भी रहा है। श्रीरंगपट्टम, इसका भी संबंध, श्रीरंगपट्टम का भी संबंध टीपू सुल्तान से रहा। कहा जाता है कि यहीं पे इनकी शहादत भी हुई थी। एक है तंजावुर शहर जो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे स्थित शहर है और इसे दक्षिण भारत की धरोहर नगरी भी कहा जाता है। तंजावुर को ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की धरोहर नगरी भी कहा जाता है। और जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है ये तंजावुर जिला में है, यानी कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में है। यह मंदिर जो है, जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा त्रिची या त्रिचापल्ली, जिसको हम लोग कहते हैं कि रावण के भाई जो तिरसरा थे उन्होंने इसको बसाया था, ये मान्यता है। तिरचिरापल्ली ये वहाँ का महानगर है तमिलनाडु का। एक एरोड शहर है, ये भी कर्नाटक में है, ये कपास और वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है। एरोड शहर जो है। करूर, ये कावेरी और अमरावती नदी के संगम पे एक शहर है, करूर शहर है। और ये कुंभकोणम है, देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ये धार्मिक नगर है और प्रति 12वें वर्ष यहाँ भी देखिएगा कुंभ का मेला लगता है। जैसे हमारे यहाँ 4 कुंभ के मेले लगते हैं, तो मैक्सिमम आप लोग जानते हैं। उसमें एक कहा जाता है दक्षिण भारत में भी एक कुंभ का मेला लगता है, कुंभकोणम लगता है और ये 12वें वर्ष पे लगता है। यानी धार्मिक दृष्टि से कुंभकोणम बहुत महत्वपूर्ण शहर है, ये तमिलनाडु में है। और एक जैसा हम आपको पहले भी बताए थे पूम्बुहार है, ये कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जहाँ मिलती है और ये चोल साम्राज्य के युग में बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था और व्यावसायिक नगर हुआ करता था। और संगम साहित्य में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो है आपका पूम्बुहार। अब थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें कावेरी नदी डेल्टा को। कावेरी नदी डेल्टा को हम जानते हैं कि तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है। एक ऐसा क्षेत्र है
जहाँ चावल की 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं इस डेल्टा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म है, अक्सर पानी बरसता है, पानी की सुविधाएं हैं, तो यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहाँ पे चावल की खेती खूब होती है। और भी प्रमुख फसलें यहाँ पे होती है, धान के अलावा गन्ना, नारियल और केला की खेती भी इस डेल्टा वाले क्षेत्र में खूब होती है। इसीलिए कावेरी का जो डेल्टा क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर कृषि की दृष्टि से। अगर हम कावेरी नदी तथा कृषि की बात कर दिया जाए हम लोग, तो कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र में कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसीलिए कृषि की सिंचाई के लिए, खेती की सिंचाई के लिए अक्सर पानी को लेकर विवाद भी संबंधित राज्यों से रहता है, जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। गन्ना, चावल, कपास, दलहन, तिलहन, कर्नाटक में तो कॉफ़ी भी होता है इसके नदी बेसिन क्षेत्र में। कावेरी नदी के कुछ अन्य नामों की अगर हम चर्चा करें तो कावेरी कहा जाता है, जो सबसे प्रसिद्ध और सामान्य नाम है। इसके अलावा पुन्नी इसका नाम है, तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है सोने की नदी। कावेरी अम्बा, देवी के रूप में भी इसको पूजने पर। दक्षिण भारत की गंगा, पवित्रता और धार्मिक महत्व के कारण इसको कहा जाता है। लोपमुद्रा, कावेरी को ऋषि अगस्त की पत्नी का अवतार माना जाता है, इसलिए लोपमुद्रा भी कहा जाता है। और कबीर पुत्रम भी कहा जाता है, तमिल साहित्य में इसको विशेषण के रूप में यूज किया जाता है। तो इसके कई नाम हैं, मशहूर नदी है। यहाँ पे एक ग्रैंड एनीकट बांध है, ग्रैंड एनीकट बांध है, ये भारत का सबसे पुराना बांध है। और जो प्रमुख पक्षी विहार और नेशनल पार्क देखा जाए यहाँ पे, तो रंगनाथिट्टू है, ये पश्चिम बिहार कर्नाटक में है। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। मुथुपेट मैग्रो वन क्षेत्र, ये तमिलनाडु का बहुत फेमस वन क्षेत्र मैग्रो वन क्षेत्र है। कावेरी नदी जल विवाद की अगर हम लोग बात करें तो कावेरी जल का विवाद भारत का एक अंतर्राज्यीय जल विवाद है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के। जैसा हम जानते हैं कि कावेरी नदी का जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। और कावेरी नदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में है। यह नदी कृषि की एक जीवन रेखा मानी जाती है, लाइफ लाइन मानी जाती है। और कावेरी के पानी का सबसे अधिक उपयोग तमिलनाडु एक दौर में करता था। 1892 में अगर देखा जाए, विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो 1892 में ब्रिटिश राज में पहला समझौता हुआ मैसूर और मद्रास राज्यों के बीच, जो उस वक्त तत्कालिक नाम थे इसके। 1924 में दूसरा समझौता हुआ और तमिलनाडु को अधिक पानी मिला और 50 साल के लिए। लेकिन जब 1974 में समझौते की अवधि समाप्त हुई तो विवाद और बढ़ गया और 1990 में भारत सरकार ने कावेरी जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गठित किया गया और 2007 में ट्रिब्यूनल का निर्णय आया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके तहत तमिलनाडु राज्य को 177 टीएमसी पानी मिलता है, कर्नाटक को 284, केरल को 30 और पुडुचेरी को 7 और पर्यावरण के लिए 10 टीएमसी पानी रखा गया है। टीएमसी का मतलब क्या होता है? टीएमसी का फुल फॉर्म होता है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। एक टीएमसी में लगभग 28 करोड़ लीटर पानी होता है, तो टीएमसी का मतलब समझिएगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो कावेरी नदी है ये मुख्य रूप से जिसका जो डेल्टा क्षेत्र है कृषि के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण के लिए, जैसे हम लोग कृष्णराज डैम और मैटूर डैम के बारे में जानते हैं। उद्योग के लिए बहुत फेमस है, मैसूर, बंगलोर, त्रिचूर, तंजावुर। ये नदी कावेरी का जो नदी क्षेत्र है ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, टूरिज्म के महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ का ताल कावेरी क्षेत्र है, यहाँ के जो प्रमुख जलप्रपात हैं, यहाँ के प्रमुख जो शहर हैं, ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरे वर्ष पानी इसमें रहता तो जल के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण